नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो होते कौन से हैं? देखिए, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करें, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चंस है जो हम इस सीरीज में शेयर करें, आपके साथ डिस्कस करें। पहले टाइप के वो क्वेश्चन जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के चश्मे से किसी भी चैप्टर को देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं सब कुछ पढ़ने वाला नहीं होता। ओके, तो इसके पीछे क्या होता है, कितना पढ़ना होता है? तो देखिए, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जियो हो, चाहे आपका पोल साइंस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका सोशलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। 30% सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 30% टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने इस टाइप के टॉपिक के ऊपर फोकस किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले टाइप के ये क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो हमने इस सीरीज में इंक्लूड किए वो क्वेश्चंस है जो कंटिन्यूसली आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार आ जाते हैं। उनकी जो सीट है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म होती है एग्जाम में, लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की, वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, रिसेंट ट्रेंड की अगर हम बात करें, रिसेंट जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहता है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन मैसेज से जुड़े होते हैं। देखिए, जब चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है एनसीईआरटी की बुक में, तो एक चीज़ माइंड में होती है कि हमें ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो मैसेज चैप्टर देता है उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। ओके, आज हम क्या बात करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा आपका क्लास 12th जियो का 10th चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की, और एंड में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये चैप्टर क्या, देखिए, ये जो चैप्टर है आपका एज इट इज जो 10th क्लास में आपका 7th चैप्टर था, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी को उठाया यहाँ पे। उसमें से एक टॉपिक मिसिंग किया, यहाँ पे एक गायब है टॉपिक, वो है आपका टूरिज्म का। बाकी एज इट इज ये चैप्टर लिया गया। इस चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चन है और 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया तो मैथ वर्क नहीं आएगा, मैथ वर्क आ गया तो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, और 3 मार्कर क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे इस चैप्टर में से बनेंगे। 5 मार्कर इक्का दुक्का बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर में से। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, परिवहन का कौन सा साधन है जो द्वार से द्वार, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है? तो वो है हमारा सड़क परिवहन। ओके, ये बेसिक से क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, परिवहन का कौन सा साधन लंबी दूरी और भारी उद्योगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो वो होता है रेल परिवहन। देखिए, अगर हम दिल्ली से हावड़ा जाए ना, हर एक रेलवे स्टेशन पे आपको एक शुगर मिल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उससे हैवी इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्री के लिए रेलवे है वो बेटर रहता है। देखिए, 2.5 रुपये अगर कॉस्ट पड़ती है किसी कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने में, 2.5 रुपये 1 किलोमीटर की, किस पे? सड़क परिवहन से। तो अगर हम रेल परिवहन से कंपेयर करें तो वो 1 रुपये 36 पैसे कॉस्ट पड़ती है। तो कितना लगा लीजिए, यूँ मान के चलिए कि 55%, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है रेलवे पे, काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी अपनी जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, अगर लोहा इस्पात उद्योग को देखो तो जितनी भी लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज़ है हमारी, वो सभी रेलवे ट्रैक के आसपास ही है, क्योंकि रेलवे जो है वो हैवी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, किस महामार्ग को जीटी रोड या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो वो है कोलकाता दिल्ली अमृतसर मार्ग। जब अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दिल्ली से जो अमृतसर है वो है नेशनल हाईवे नंबर 1 और दिल्ली से कोलकाता है नेशनल हाईवे नंबर 2। यानी कि जो दिल्ली से कोलकाता से जो अमृतसर तक जाता है उसको जीटी रोड या फिर शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था पहले। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है ये, और दिल्ली से कोलकाता
नेशनल हाईवे नंबर 2 कहलाता है। तो ये आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी एक क्वेश्चन में से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब किया गया ये हमें बताना है। तो ये 1960 में 1960 में इसका गठन किया गया था। ये जो संगठन है ये बॉर्डर एरिया में रोड बनाता है, रोड की मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव करना, उनका निर्माण करना, ये BRO का काम होता है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तटीय नौ परिवहन क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक दो बार पूछ लेते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। कि जो तटीय परिवहन है वो समुद्री या तट रेखा के प्रदेशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और लोगों का संचलन है। देखिए जो तटीय इलाका, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया कितना लंबा है, लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इस एरिया में यहाँ पे देखिए कि ऐसे ऐसे साथ अगर बात करें तो यहाँ पे लोग हैं, अगर सामान यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो बाय रोड की बजाय वो बाय वाटरवेज पहुँचाएंगे। तो इसे हम तटीय परिवहन कहेंगे, तटीय नौ परिवहन, यानी कि तटीय इलाकों में जो जलमार्ग के द्वारा परिवहन होता है, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे वो लोगों का हो, तो उसे हम तटीय नौ परिवहन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अगर एक वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 2.5 रुपये सड़क से लग रहे हैं, ओके, तो वो रेल मार्ग से लगती है 1 रुपया 36 पैसा, और जल मार्ग से उसकी कॉस्ट होती है 1 रुपया 5 पैसा। सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल मार्ग होता है। तो इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात होती है या जहां पर भी जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, जल परिवहन ही बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, 6th है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, ये हमें बताना है। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो NH44 है। NH44 कौन सा है? जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसे NH44 बोलते हैं। पहले NH7 हुआ करता था, नेशनल हाईवे नंबर 7 होता था, वो नहीं रहा अब NH7 की जगह NH44 है। वो सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय महामार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, ओके, जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारे भी बोलते हैं। ठीक वही है हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन शहरों को जोड़ता है। देखिए उत्तर से दक्षिण तक जो जा रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जिसकी बात करें तो वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है। देखिए ये जो आपके एग्जाम में लगभग 8-10 बार तो आ ही चुका होगा लास्ट के 10 ईयर्स में। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, कौन सा गलियारा हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि इधर से देश के इस हिस्से से इस हिस्से पार निकलता है। तो किन दो शहरों को जोड़ता है, किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो यह है सिलचर है, आसाम में सिलचर है, उसको ये जोड़ता है पोरबंदर जो कि गुजरात में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये असम में सिलचर को गुजरात में पोरबंदर से कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 9th क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे की कुल लंबाई कितनी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है हमारा, जो कि दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई जाता है, चेन्नई से कोलकाता जाता है, कोलकाता से दिल्ली आता है। ये है हमारा स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा 1 मार्कर में, देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम सड़क घनत्व। सड़क घनत्व क्या होता है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ओके, उसको हम बोलते हैं सड़क घनत्व। तो सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है वो केरल में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, ओके, सर्वाधिक केरल में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 11th है, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, ये हमें बताना है। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत है वो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और उस दिन ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर लंबा कुल ये मार्ग था, ओके। तो 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली थी, ऐसे चली थी कि अब भी चल रही है। अब हालांकि ये 34 किलोमीटर से लगभग 66,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक हो गया पूरे देश में, ओके। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत है वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। बॉम्बे से थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर लॉन्ग ये पूरा ट्रैक था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में रेलवे के कितने जोन है, तो 17 जोन है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से, प्रशासन करना आसान हो इसलिए हमने
रेलवे को 17 जोन में डिवाइड किया है। तो कुछ की जो बुक है उसमें 16 जोन दिए हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, टोटल अब 17 जोन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 13th क्वेश्चन दिया गया, 13वां हमारा प्रश्न रहेगा। 13th क्वेश्चन है, भारत में रेडियो या आकाशवाणी का प्रसार कब से शुरू हुआ, यह हमें बताना है। तो 1923 से 1923 से भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, हालांकि आकाशवाणी नाम उसको बाद में दिया गया था। उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी हैं। तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 किस नदी में है और किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 1 मार्कर के लिए। तो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो रास्ता है, जो जलमार्ग है, उसको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है। इसकी कुल जो लंबाई है, लेंथ है, वो 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर लंबाई है। ओके, कहाँ? गंगा नदी में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता से आगे हल्दिया, वहाँ तक इसको डिक्लेयर किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, वो क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी में और किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये सदिया से धुबरी तक जाता है। सदिया से धुबरी तक का जो जलमार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी में, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 डिक्लेयर किया गया है। इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 891 किलोमीटर यानी कि 891 किलोमीटर है। उसके बाद 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो वो है जल परिवहन। सबसे सस्ता साधन है परिवहन का। इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली साधन भी, इको फ्रेंडली मतलब सबसे कम पॉल्यूशन यही करता है। सबसे फास्ट की बात करें तो वो हमारा वायु परिवहन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए, पहली जो वायु परिवहन सेवा थी वो शुरू हुई थी, पहली उड़ान जो भरी थी 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और उस वक्त जब उड़ान भरी गई थी तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हो गई थी देश में जो कि प्राइवेट सेक्टर में थी। ठीक, उसके बाद क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो उसे हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण होना। तो वायु परिवहन का हमारे देश में राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था, 1953 में। ठीक, उसके बाद 18th हमारा क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। इसको आप 7517 किलोमीटर भी कह सकते हो, लिख सकते हो। ओके, कुल तट रेखा है, क्योंकि लंबी जितनी लंबी तट रेखा है उतने ही ज़्यादा जल मार्गों के द्वारा व्यापार है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी इस लंबी तट रेखा के ऊपर 12 मेजर 12 मुख्य है और 187 मध्यम या छोटे आकार की पतन या बंदरगाहें, पोर्ट है, यहाँ पे डेवलप किए गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 19th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 19वां हमारा प्रश्न है। 19th क्वेश्चन है कि भारत में टीवी प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग की जो शुरुआत है वो 1959 में हुई थी। 20th क्वेश्चन है, इनसेट का क्या अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ये इनसेट की फुल फॉर्म रहेगी। तो ये रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। देखिए 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा भी देख लेते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन कोशिश की गई कि वो क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप और डीप भी जा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से जो 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनेंगे और उनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो इक्का दुक्का ही बनने वाले हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी सारे, नियर अबाउट 10 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे जो 2 और 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है, परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यह परिवहन का चयन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। देखिए, एक तो होता है स्थलाकृति कि वहाँ का स्थल भाग कैसा है, जैसे पर्वतीय इलाका है, उबड़ खाबड़ इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, तो वहाँ पे जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाता। पहला तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा करता है जनसंख्या के ऊपर, जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहाँ परिवहन के साधनों का विकास मांग के कारण ज़्यादा होगा। तीसरा डिपेंड करता है वहाँ की कृषि के विकास के ऊपर, जितनी कृषि होगी तो वहाँ पर व्यापार अधिक होगा। ऐसे ही उद्योगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ उद्योग अधिक होंगे वहाँ पर भी परिवहन के साधनों का विकास ज़्यादा होगा। तो ऐसे कुछ 3-4 कारण आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद है निर्माण और रखरखाव के अनुसार भारत में भारतीय सड़कों का वर्गीकरण करना। आपको निर्माण और रखरखाव के आधार पर अगर बात की जाए तो वो आपको नाम याद रखने हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा बताओ। जैसे सबसे पहले आ जाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्ण चतुर्भुज
सुपर हाईवे पहले हो गए। दूसरे आ जाएंगे हमारे नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग हो गए। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे स्टेट हाईवे। चौथे पे आ जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स। पाँचवें पे आ जाएंगे आपके रूरल रोड्स यानी कि ग्रामीण सड़कें। और छठे पे आ जाएंगे सीमांत सड़कें यानी कि सीमावर्ती सड़कें। तो 6 हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, इनका क्या महत्व है। देखिए, अगर मुझे एक क्वेश्चन यहाँ से उठा करके देना हो ना, तो मैं 2 क्वेश्चन इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन देता अगर मुझे एक क्वेश्चन पेपर सेट करना होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, कि जो सीमावर्ती इलाके में बॉर्डर एरिया में जो रोड होते हैं वो सीमावर्ती सड़कें होती है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले आप बताओगे कि सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, फिर आप बताओगे कि इनका निर्माण है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका गठन 1960 में हुआ था। इन सड़कों का निम्नलिखित महत्व है, ये फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रोड्स। तो सबसे पहले बताओगे कि ये जो रोड होती है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओके। दूसरा, ये जो रोड है ये युद्ध के समय इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो सेना है उसकी आवाजाही के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ये जो रोड है वो सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। चौथा, ये जो रोड है ये सीमावर्ती इलाकों को देश के अन्य भागों से जोड़ते हैं। तो ऐसे 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद रेल परिवहन का महत्व या विशेषता बताइए। तो इसमें आप बता सकते हो कि रेल परिवहन है वो उसकी बात करें तो ये सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। ओके। ज़्यादा लंबी दूरी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा आरामदायक होता है, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है, धार्मिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है, भारी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, देश को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है, इस टाइप की चीज़ें, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे कुछ विशेषताएं। उसके बाद रेल परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या है, हाल ही में रेलवे में क्या सुधार किए गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि देखिए, रेल परिवहन की समस्याओं की बात करें तो इसमें कई सारी समस्याएं, जैसे रेल परिवहन है वो जितनी डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग रेल परिवहन उपलब्ध नहीं है। भीड़ कितनी होती है देखा ही होगा आपने। ओके, पहली ये समस्या। दूसरी समस्या ये है, दूसरी समस्या की बात करें तो वो समस्या है चोरी की समस्या। रेलवे में चोरी बहुत होती है। उसके ऊपर लिखा होता है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। कई लोग ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, पंखा ही उखाड़ के ले जाते हैं। ओके, ये समस्या है। तीसरी, बेटिकट यात्री जो यात्रा करते हैं उसकी समस्या है। चौथी समस्या, ये हमेशा टाइम पे नहीं चलती है। ओके, तो ये समस्याएं लिख दोगे। और अगर हम सुधार की बात करें तो हाल ही में सुधार हुए काफ़ी सारे। एक तो विद्युतीकरण हुआ है। ओके, विद्युतीकरण मतलब पहले डीजल या कोयले का प्रयोग किया जाता था, उसके बजाय अब जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया इनको। पहला ये हुआ है। दूसरा ये कि जो पहले मीटर गेज या नैरो गेज में ट्रैक होते थे, साथ में ब्रॉड गेज में मिक्सअप था, तो अब ज़्यादातर जो ट्रैक है उनको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। ओके, यानी कि एक जैसी पटरियों के बीच की दूरी होगी तो ट्रेन सरपट दौड़ेगी पूरे देश में, कहीं घुमा लो, वरना तो कभी कोई ट्रेन वहीं उतरो फिर दूसरे वाली ट्रेन में बैठो, टाइम कंज्यूम होता था, पैसा बहुत लगता था, दिक्कत आती थी। तो दूसरा ये सुधार हुआ है। तीसरे, अगर इसमें सुधार की बात करें, यानी कि तीसरा सुधार ये हुआ कि जहाँ पर थोड़ा सा ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है या जहाँ पे व्यापारिक केंद्र है, तो वहाँ पे रेल मार्गों का दोहराकरण, उनको ट्रैक को डबल कर दिया गया। तो ये 2-3 सुधार आप इसमें बता दोगे तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दिया गया कि रेल मार्गों का वितरण उत्तरी भारतीय मैदानों में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा, तो इसके कारण बताइए। या फिर इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जैसे पर्वतीय इलाकों में रेल परिवहन का विकास इतना नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, तो वहाँ जनसंख्या कम है। ओके, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वो उबड़ खाबड़ इलाका है, ये समतल इलाका है, वहाँ पे उद्योग नहीं है, यहाँ पे उद्योग है। ओके, इसलिए यहाँ पे मांग ज़्यादा है, वहाँ पे मांग कम है। इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे लिख करके इसका आंसर दे सकते हो। रेल गेज क्या होते हैं, रेल के पटरियों के बीच की दूरी है उसको रेल गेज कहा जाता है। ठीक, भारत में 3 प्रकार के रेल गेज होते हैं। एक तो हो गया बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज, उसके बीच में पटरियों की दूरी होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है, 1.6 मीटर के आसपास होती है। दूसरा होता है मीटर गेज यानी कि मध्यम लाइन, जिसमें पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और उसके बाद तीसरा हो जाता है, तीसरे में होता है पटरियों के बीच की दूरी है जिसको हम बोलेंगे नैरो गेज, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से कम होती है। ओके, तो ये 3 टाइप के रेलवे ट्रैक होते हैं। उसके बाद कोंकण रेलवे के ऊपर नोट लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 बार पूछ लिया गया आपके बोर्ड एग्जाम में। कोंकण रेलवे है, इसका विकास यानी कि कोंकण रेलवे का जो विकास है वो हुआ था 1998 में, 1998 में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी। कोंकण रेलवे क्या है, जैसे आपको अगर हम थोड़ा सा बताएं तो ये जो पश्चिमी तट है उसके साथ साथ महाराष्ट्र से केरला से थोड़ा ऊपर तक कर्नाटका तक रह जाता है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक का विकास किया गया। वो है 760 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। ये जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक 91 टनल से होकर के गुजरता है, सैकड़ों की संख्या में जो नदियां हैं उनसे होकर के गुजरता है,
2000 के आसपास ब्रिज है उनके ऊपर से होकर के गुजरता है, दलदल इलाके में चलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को कनेक्ट करता है। इतनी सारी चीज़ें लिख दोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उत्तरी पूर्वी भारत में वायु परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक तो पहाड़ी इलाका, इसलिए परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं हुआ है। दूसरा, वो घने जंगल वाला इलाका है, इसलिए भी वहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया। तीसरी अगर बात की जाए तो वहाँ पर हजारों नदियाँ बहती है, इसलिए भी वहाँ पर परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं हो पाया। ओके, चौथा, वहाँ पर नदियाँ बहती है और बाढ़ग्रस्त इलाका, इसलिए भी अन्य साधनों का विकास होना संभव नहीं हो पाया है। और अगर इन नदियों के ऊपर पुल बनाने की सोची जाए तो हर साल मतलब हजारों पुल बनाने पड़ेंगे और वो हर साल बह भी जाएंगे बाढ़ में। तो इसलिए वहाँ पर रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन का विकास नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स है जो वायु परिवहन की सुविधा वहाँ पर देता है और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है, उनको सस्ता भी पड़ता है वो। ओके, उसके बाद पाइपलाइन के लाभ या कमियाँ। लाभ देखिए, इसको कहीं पे भी उबड़ खाबड़ इलाके में बिछाया जा सकता है, पानी के नीचे बिछाया जा सकता है, इसमें कोई ट्रैफिक जाम जैसी हो हल्ले जैसी समस्या नहीं रहती, 24 घंटे सप्लाई हो जाती है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन, बहुत सस्ता साधन है। एक बार शुरुआती लागत होती है, उसके बाद सस्ता होता है। ओके, कमियाँ क्या है? एक बार पाइपलाइन को बिछा दिया, उसकी मतलब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता उसकी कैपेसिटी को। पहला, लीकेज अगर हो जाए तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, पता लगा लिया तो रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, चोरी की समस्या भी रहती है। ओके, इतनी चीज़ें लिख दोगे तो ये 10 क्वेश्चंस ज़्यादा बन गए ना, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और 3 मार्कर क्वेश्चन ही पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस चैप्टर में से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन है जो 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे? सड़क परिवहन के गुण या अवगुणों का वर्णन कीजिए। देखिए जो सड़क, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 मार्कर में भी। तो इसमें क्या बताना है? इसमें हमें सड़क परिवहन के गुण ही बताना है एग्जैक्टली। ओके, क्यों महत्वपूर्ण है? हालांकि लैंग्वेज ये आती है कि सड़क परिवहन है हैविंग द एज ओवर द रेलवेज, वाई, क्यों? तो देखिए सड़क परिवहन है, एक तो सड़कों का निर्माण कहीं पर भी किया जा सकता है, उबड़ खाबड़ इलाका, पर्वत इलाकों में किया जा सकता है। रेल का निर्माण, रेलवे ट्रैक को नहीं बिछाया जा सकता। सड़क परिवहन का निर्माण की लागत कम होती है, रख रखाव की लागत कम होती है, रेलवे की ज़्यादा होती है। सड़क परिवहन की अगर बात करें तो कम दूरी के लिए सबसे बेस्ट परिवहन का साधन होता है। 2 किलोमीटर जाना है भाई, बाइक स्कूटी लेकर के ही जाओगे ना, ट्रेन लेके थोड़ी ही जाओगे, चाहे आप अंबानी अडानी क्यों ना हो। ओके, तो कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन होता है। कम लोगों के लिए, एक व्यक्ति को, रिश्तेदार को छोड़ के आना आपको ISBT, तो आप सड़क परिवहन से जाना प्रेफर करोगे। इसके साथ साथ कम सामान, आपको 2 किलो चीनी लेके आनी है, 1 किलो भिंडी लेके आनी है, तो आप सड़क परिवहन से जाओगे। तो कम दूरी के लिए, कम वस्तुओं के लिए, कम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन ये होता है। इसके साथ साथ ये जो परिवहन का साधन है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, द्वार से द्वार आपके घर तक गाड़ी पहुँच जाती है। ओके, ये भी एक सुविधा है। परिवहन के अन्य साधनों के बीच में लिंक का, कड़ी का काम यही करता है। जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, हर जगह नहीं हो सकते, वहाँ कैसे जाओगे? सड़क परिवहन से जाओगे। तो इतने पॉइंट कर लोगे, काफ़ी है। तो हाँ जी, ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 मार्कर में आपका पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में हो सकता है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहलाते हैं? हमें इनके लाभ बताने भाई। देश के आर्थिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ओके, देश के व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ओके, इसके साथ साथ ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये इसके साथ साथ अगर बात करें कृषि के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कृषि क्षेत्र के प्रदेशों को ये मार्केट से जोड़ते हैं, इंडस्ट्रीज सेक्टर है उससे जोड़ते हैं, ये लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो, तो उसमें आपका ये आंसर भी कवर अप हो जाएगा। तो ये रहेंगे इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन और लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।